जुनून इश्क, किस्त नंबर 23। रियाज आकिब कोहलर। मसकान सुबह से गायब थी, और जब वो डिनर के वक्त तक भी ना पहुंची तो हमाद को यकीन हो गया कि कामी खंजर अपने मकसद में कामयाब हो गया है। इसके पास कामी का हालिया नंबर मौजूद था। बल्ला धड़क वो उसे कॉल करने लगा। वो कॉल अटेंड करते हुए बोला, हम मिस्टर पढ़ाकू, तुम्हारा काम हो गया है। 2-3 दिन तक तुम्हें इसकी लाश वसूल हो जाएगी। थैंक्स कहकर उसने कॉल मुनक़ते कर दी। अगले लम्हे वो सेठ फ़हीम का नंबर डायल कर रहा था। जी हमाद। सेठ फ़हीम इससे उम्र में बड़ा था और हमेशा उसे नाम लेकर मुखातिब करता था। भैया, मसकान सुबह से गायब है। अपनी सहेली को मिलने का बता कर गई थी। मैं खुद फैक्ट्री चला गया था और वहाँ से अम्मी जान को मिलने चला गया। अभी घर लूटा हूँ। इसके नंबर पर कॉल करता रहा हूँ मगर नंबर बंद है। इसकी सहेली से पता किया। इसने बताया, मसकान इसके यहाँ गई ही नहीं थी। कभी पहले वो इतनी देर गायब रही है। सेठ फ़हीम घबरा गया था। नहीं भैया, आप तो जानते हैं इसकी फितरत। ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटों के लिए किसी सहेली के घर चली जाती है और वो भी महीनों बाद, वरना घर ही पर रहती है। किसी थाने में इत्तिला दी है या डायरेक्ट मुझे ही कॉल कर रहे हो? आपकी इजाज़त के बगैर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि थाने वगैरह में इत्तिला दूं। अच्छा किया, मैं संभाल लेता हूँ। अगर कोई इत्तिला मिलती है तो फी अलफूर मुझे बताना। ठीक है भैया। सेठ फ़हीम ने कॉल मुनक़ते कर दी। इसने उसी वक्त फरीहा का नंबर डायल कर दिया। यस। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। फ्री, आज मसकान तुम्हारे पास आई थी? नहीं, और मैं काफ़ी देर से उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ मगर नहीं मिल रहा। कहीं दानियाल के पास तो नहीं है? ओह, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। ठहरो मैं इससे पता कर लूँ। राब्ता मुनक़ते करके वो दानियाल का नंबर डायल करने लगा। जी हमाद साहब। दानियाल ने कॉल अटेंड करने में देर नहीं लगाई थी। आज मसकान यहाँ आई थी? नहीं, दानियाल रसान से बोला। ओके कहकर उसने कॉल मुनक़ते करनी चाहिए मगर दानियाल जल्दी से मुस्तफसर हुआ। बात सुनो। जी, दानियाल ने कहा, फ्री की तरफ ना चली गई हो? हमाद को इसका फरीहा को इस बेतकल्फी से पुकारना बहुत खिला मगर वो अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ बोला, नहीं, तुमसे पहले इससे पूछ चुका हूँ, वह भी नहीं है। तो फिर कहाँ जा सकती है? दानियाल ने गोया खुद कलामी की। अगर पता होता तो मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत पेश ना आती। कहते हुए हमाद ने कॉल मुनक़ते की और दोबारा फरीहा का नंबर डायल करने लगा। पता चला। फरीहा ने बेसब्री से दरियाफ्त किया। नहीं, वह भी नहीं है। भाइयों के यहाँ ना चली गई हो? पता करा चुका हूँ। सेठ फ़हीम खुद भी उसकी तलाश में सरगर्म है। सुबह किस वक्त घर से निकली थी? मैं जब उठा तो वो घर पर नहीं थी, मुलाज़मा बता रही थी नाश्ता करते ही निकल गई थी। तुमने फ़ोन करके मालूम कर लेना था। फरीहा के लहजे में शामिल परेशानी इसे हैरान कर रही थी। वो मसकान जिससे वो हद दर्जा नफरत करती थी आज उसे इतनी अजीज हो गई थी। हमाद ने दिल ही दिल में शक्र अदा किया कि इसने उसे असल बात की हुआ नहीं लगने दी थी। आज पहली दफ़ा तो घर से नहीं निकली थी कि मैं तहकीकात करता फिरता। हमाद के लहजे में ना चाहते हुए भी तलखी झुलकने लगी। हादी, खफा होने की ज़रूरत नहीं, मुझे परेशानी हो रही है। और मैं खुश हूँ। वो इसके तनज़ को खातिर में ना लाते हुए मुस्तफसर हुई। आप, इसकी किसी ऐसी सहेली से वाकिफ नहीं हैं जहाँ वो इतनी देर गुजार सके? नहीं, और अब तुम आराम करो जौनथी कोई पता चला तुम्हें इत्तिला कर दूंगा। राब्ता मुनक़ते करके वो टांग पर टांग चढ़ाए सीटी पर एक खुश्किन धुन बजाने लगा। मसकान की मौत इसके सपनों की तकमील थी। उस वक्त उसे एहसास हवा कि वो बेजा इतने लंबे खिटराग में पड़ गया था। इसे बहुत पहले ये कर लेना चाहिए था। सेठ फ़हीम के लिए मसकान का तर्का कोई मानी नहीं रखता था। अगर वो इसके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर देता तो वो यकीना मसकान का सारा तरका इसके हवाले करने में तअम्मुल ना करता। इसके बरअक्स अगर वो आधा मांग भी लेता, तब भी आधा तरका ही इसके लिए काफ़ी था। ज्यादा के लालच में वो आधे से भी हाथ धोने जा रहा था। करीबन 11:15 बजे का वक्त था जब उसे सेठ फ़हीम की कॉल रिसीव हुई। कुछ पता चला भैया? उसने अपने लहजे में बेसब्री समोने की कामयाब कोशिश की। सेठ फ़हीम ने कहा, हम उसे अगवा किया गया है। काफ, किसने? हमाद ने परेशानी जाहिर की। अगर ये पता चल जाता तो मैं उसे जिंदा जमीन में ना गाड़ देता। मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं। हमाद ने धन पैसे, वो बात का मसला है, अभी उसने 10 करोड़ तावान तलब किया है। भैया, हम 10 करोड़ देंगे, ये रकम मसकान से बढ़कर नहीं है।
जानता हूँ, मगर प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद भी अगर उसने मसकान को रहा ना किया और इसका कोई दूसरा मुतालबा सामने आ गया फिर। भैया, अभी हिंद इसके कोर्ट में है, हम मजबूर हैं। मजबूर होने का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। खुफिया पुलिस के 2 इंस्पेक्टर मेरे गहरे दोस्त हैं, मेरा इरादा है मैं ये मामला उनके सुपरद कर दूं। भैया, मैं इसके हक में नहीं हूँ। आप बेशक मसकान की फैक्ट्री के शेयर बेच लें या ट्रांसपोर्ट के कारोबार का सौदा कर लें, लेकिन ये रकम इस कुत्ते के मुंह पर मारें। मैं मसकान को अदना सा नुकसान पहुंचते भी नहीं देख सकता। वो जितनी रकम मांगता है दे दें, मैं और मसकान रूखी सूखी खा लेंगे, फुटपाथ पर रह लेंगे, मगर ऐसा कुछ हो गया तो शायद मैं भी ना बच पाऊँ नूनहुन्ना। बेवकूफ़ों की सी बात मत करो हमाद। सेठ फ़हीम ने उसे शफ़क़त से डांटा। तुम्हारा किया ख्याल है मुझे मसकान कम अजीज़ है। लेकिन याद रखना अगर हम इसके हाथ ऐसे ही ब्लैकमेल होते रहे तो हमारे कनगाल होने तक वो मसकान को अपने कब्ज़े में रखेगा। भैया, इसका पहला मुतालबा तो पूरा कर देता है ना। अगर इसके बाद इसका कोई मुतालबा सामने आया तो फिर कुछ सोचेंगे। हमाद वो दोनों इंस्पेक्टर बहुत काबिल और इस काम के माहिर हैं। और इस अंदाज में काम करते हैं कि अगवाकार मुकम्मल अंधेरे में रहता है, तुम बेफिक्र रहो। सेठ फ़हीम ने उसे तसल्ली देकर कॉल मुनक़ते कर ली। हमाद की बल्ला से वो जो भी करता था उसे तो फ़कत मसकान से अपनी बेपायूं मोहब्बत ज़ाहिर करनी थी, जो वो बड़ी कामयाबी से कर चुका था। सेठ फ़हीम की कॉल ख़त्म होते ही उसने फ़रीहा को उसी वक्त इस अगवा की खबर सुनाई। वो इसके सामने भी खुद को बेगुनाह ज़ाहिर करना चाहता था। ये खबर फ़रीहा के लिए हकीकतन शाक का बाइस बनी थी और मुख्तलिफ कस्म के तशवीशनाक अंदेशे इसकी सोच में गर्दिश करने लगे। फ्री, क्या कह रही हो? दानियाल हकलाया। इसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। दानी, ये सच है। इसे कल सुबह किसी ने उस वक्त अगवा जब वो नाश्ता करने के बाद घर से निकली थी। शायद तुम्हारी तरफ आ रही थी या मेरी तरफ। मगर इसे कोई क्यों अगवा करेगा? वो तो इतनी अच्छी और नेक है। पागल, अगवाकारों ने तावान वसूल करना होता है। कल रात ही इन्होंने सेठ फ़हीम यानी बाजी के भाई से 10 करोड़ का मुतालबा कर दिया है। दा, 10 करोड़, इतनी रकम कहाँ से आएगी? सेठों के लिए ये इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ जाने वो बाजी के साथ कैसा सुलूक कर रहे होंगे। दानियाल इसकी बात का जवाब दे बगैर सर पकड़कर बैठ गया। दानी, एक बात पूछूं? वो गायब दिमागी से बोला। पूछो, अगर बाजी के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या तुम इसे कबूल कर लोगे? ऊंच नीच, दानियाल के लहजे में हैरत थी। फरीहा ने वजाहत करते हुए कहा, तुम जानते हो ना वो लड़की है और जितनी खूबसूरत है ये भी तुम्हें पता है, ऐसी लड़की अगर चंद वहशी दरिंदों के हाथ फंस जाए तो वो कोई कमी नहीं छोड़ते। दानियाल के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फ्री, इसका जवाब मशी को मालूम है, हालांकि उसे मैंने बताया नहीं। मुझे तो नहीं ना मालूम। वो पूछने पर मिस्र हुई। फ्री बीबी, ये तुम्हें किसने कहा कि किसी गलीज और गंदे मर्द की दस्तक दराजी से कोई मासूम लड़की आलूदा हो सकती है? पागल, ये आलूदगी सिर्फ एहसासात में होती है। पहले शौहर से भी तो इसका जिस्मानी ताल्लुक रहा है, किया इस वजह से मैंने इसे कोई हल्का सा भी तना दिया। हालांकि इसमें तो मशी की अपनी मर्जी भी शामिल थी, यूं तो वो बिल्कुल बेकसूर है। बाकी ये तो चंद दरिंदे हैं, अगर कराची शहर के सारे बदकार भी ज़बरदस्ती उसे रोंदते रहीं और कई साल तक ये सिलसिला चलता रहे, इसके बाद भी वो मुझे इतनी ही अजीज होगी जितनी पहले थी, बल्कि इससे भी ज्यादा। फरीहा बेसाख्ता बोली। दानी, आई लो यू। और फिर जब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ अजीब कह बैठी है तो फौरन वजाहत करते हुए बोली, मेरा मतलब है मुझे तुम्हारे ख्यालात बहुत प्यारे लगे, एक औरत को ऐसे ही हमदर्द शौहर की ज़रूरत होती है। फ्री, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छा, मैं हमाद की तरफ जा रही हूँ, कोई नई बात मालूम हुई तो तुम्हें ज़रूर मतला करूँगी। दानियाल ने कहा, मैं मुंतज़िर रहूँगा, खुदा हाफिज। कहते हुए उसने कॉल ख़त्म कर दी। घर से निकलकर उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा मसकान की कोठी पर गई, मगर वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि हमाद सेठ फ़हीम के यहाँ गया हुआ है। वो उसे मोबाइल फ़ोन पर अपनी आमद का बताने लगी। फ्री, फ़िलहाल तुम वापस जाओ, मिसील फ़ोन पर तुम्हें ताज़ा सूरत हाल से बाखबर रखूँगा। फ़िलहाल हम अगवाकार की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। वो खामोशी से वापस आ गई। दानियल को भी दोबारा फ़ोन करके उसने ताज़ा सूरत हाल बता डाली थी। कामी को देखते ही जेरा खड़ा हो गया। जेरे, क्या खबर लाए? बास,
20 लाख में सौदा तय हो गया है। परसों होने वाले जलसे को कामयाब नहीं होने देना, जलसा शुरू होते ही धमाका कराना है कि तमाम लोग मुंतशिर हो जाएं। मतलब सिर्फ एक धमाका। जी बास, आजकल हालात ही ऐसे हैं, एक धमाके के बाद किसी ने भी वहां नहीं टकना। इसने पूछा, रकम ले आया हूँ। जेरे ने एक छोटा सा बैग इसके सामने रख दिया। ओके, अब यूं करो, ये जो नई BMW कार आई है MS 2020, उसमें मुकम्मल बारूद फिट करा दो। बास, क्यों नई कार का बेड़ा गर्क कर रहे हो, काम आ जाएगी, पुरानी थोड़ी खड़ी ही। नहीं, उसकी तबाही लाजमी है। इसकी मालिकन को कत्ल करने के 5 लाख एडवांस वसूल हो चुके हैं। फिर ये भी तो देखो, इतनी कीमती कार पर किसका शक जाएगा, जब अंदर एक खूबसूरत लड़की भी बैठी हो। चाहे वो सीट से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी हो, देखने वाले तो उसे एक अंदाज ही समझेंगे। पुलिस वाले भी ऐसे सीन से जल्द मुतासिर होते हैं और चेकिंग की जहमत गवारा नहीं करते। उसी वक्त एक और आदमी अंदर दाखिल हुआ। सलाम बास, कहकर वो बगैर इजाजत के कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। कामी ने सर के इशारे से इसके सलाम का जवाब दिया। जेरे ने पूछा, मैं अब जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, तुम जाओ। वो नवारद की तरफ मुतवज्जह हुआ। नकुए, सुनाओ कैसा रहा? बासपिन की साहिबा के वालिद ने तावान की रकम देने से इनकार कर दिया है। इसका मुतालबा है कि पहले हम उसकी बेटी को रहा करें, फिर वो अदाई करेगा। कामी गुस्से से बोला, इसकी अकल घास चरने तो नहीं गई है। वो कह रहा था कि इसका किया भरोसा कि हम रकम लेकर उसकी बेटी को रहा कर देंगे। इसे धमकी नहीं दी कि हम उसकी बेटी के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। मेरी धमकी से पहले ही उसने वजाहत कर दी थी। कह रहा था जो लड़की तुम जैसे गुंडों के कब्जे में आ जाती है, उसका इज्जत के साथ वापस आना यूं भी नामुमकिन है, अगर आ जाए तब भी लोग यकीन नहीं करते। कामी खंजर जहर खुनद लहजे में मुस्कुराया। वैसे कह तो ठीक रहा था। तुम सब पिंकी बीबी से मुस्तफीद हो चुके हो। अब तो वो एहतजाज करना भी छोड़ चुकी है। बास, सुना है एक नया पटाखा भी आया है। नकुए ने नदीदेपन से होंठों पर जबान फेरी। लेकिन वो फिलहाल मेरे तसरफ में रहेगी। तो हमें कब बहरामंद होने का मौका मिलेगा? शायद कभी नहीं। कामी खंजर ने नफी में सर हिलाया। परसों वो खुदकश बम्बार का फरीजा अदा करने वाली है। बास, ये तो जियादती है। मरना तो उसने यूं भी है। नकुए ने एहतजाज किया। अच्छा, मैं देखता हूँ, शायद मेरा दिल आज ही इससे सैर हो जाए और कल तुम्हें कुछ वक्त बताने का मौका मिल जाए। तो बास, पिंकी का किया करें? 1.5 माह से मुफ्त खिलापला रहे हैं और वो हरामखोर अपने बैंक अकाउंट पर संप बनकर बैठा है। इतना अरसा तो हमने कभी इंतजार नहीं किया। कामी हंसा, मुफ्त कहूँ खा रही है बेचारी। फिर भी इस कंजर को कुछ तो हया करनी चाहिए, आखिर बेटी है उसकी। 1-1.5 लाख ही दे देता तो काफी था। हमारी सबकी तो ना होती। अलामत वावन, हमने कौन सा पिंकी को तावान के लिए अगवा किया था? बस फैशनेबल लिबास पहने बाजार में मटकते देखा, दिला गया और उठा लाए। अब उम्मीद तो यही है कि बुर्का ओढ़कर निकला करेगी। नकुए ने कहा लगाया। कामी ने कहा, वैसे इसका तावन देखकर तो उसे रहा करने को दिल चाहता है। बास, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बात का मसला है। अब तुम जाओ, आराम करो। शायद मस पिंकी भी तन्हाई महसूस कर रही हो। तुम ने उस वक्त नए फूल का रस चूसना होगा है ना? नकुए हसद भरे लहजे में बोला। और कामे कहा लगाकर हंस पड़ा। इसे वाकई मसकान की याद सताने लगी थी। इस जैसी लड़की आज तक इसकी नज़र से नहीं गुजरी थी। अलमारी से विस्की की बोतल और खाली ग्लास निकाल कर इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां वो कैद थी। इसके पास आज और कल का दिन था। इसके बाद इस भूली भाली कोमल और मोहनी सूरत ने यूं भी किसी की लालच की भी चढ़ जाना था। दानियाल के लिए आराम करना दुश्वार हो गया था। वो दर कॉलनज के मरीज की तरह तड़पता रहा। इसकी जाने हयात गायब थी, जाने वो कहाँ चली गई थी। वो ज्यादा देर चारपाई पर ना लेट सका और उठकर कमरे में टहलने लगा। फिर इसका कमरे में दम घुटने लगा और वो सहन में निकल आया। अपनी मुंह को इसने ये रूह फरसा खबर नहीं सुनाई थी। काश मुझे पता चल जाता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। वो बुड़बुड़ाने के अंदाज में खुद कलामी करता रहा। और फिर इसने पूरी रात उसी तरह बता दी। सुबह की अजान के साथ इसके कदम मस्जिद की तरफ बढ़ गए। जाने कितनी देर वो सजदे में पड़ा अपनी मशी की सलामती की दुआएं मांगता रहा। मगर वो ये नहीं जानता था कि जो चीज़ मुक़द्दर हो जाए वो दुआ से नहीं टला करती। मस्जिद से वापस आकर वो कमरे में घुसकर लेट गया। नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर फरीहा की कॉल आ गई।
और ये जानकर तो सचमुच इसके कदमों से जमीन सरकने लगी कि उसकी मशी किसी की कैद में है। इसे घर में आराम ना आया, वो बाहर निकल आया और आवर बगैर कुछ समझे बूझे नामालूम सिमत में इसके कदम उठते रहे। उसी दौरान उसे एक बार फिर फरीहा की कॉल मौसूल हुई। वो अपने घर वापस जाने की बाबत बतला रही थी, और ये कि इस वक्त तक ब्लैकमेलर से राब्ता नहीं हो सका था। वो बहुत देर तक चलता रहा, खाली नजरों से इर्द गिर्द के मनाजिर देखता रहा। उसी तरह चलते चलते उसे पता ही ना चला किस वक्त अपने घर के दरवाजे पर लौट आया। आयशा खातून बेटे के चेहरे पर छाई वहशत देखकर हैरान रह गई थी। दानी बेटा, किया हवा? इसने परेशानी के आलम में पूछा, और दानियाल बच्चों की तरह बलक बलक कर रोने लगा। विसाल की घड़ियां कितनी मुख्तसर साबित हुई थीं, उसे पता होता तो वो कभी मशी को वापस ना जाने देता। इसे आंसू बहाता देखकर आयशा की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। वो इसका सर छाती से लगाकर उसे थपकने लगी। आखिर कुछ पता तो चले दानी, हुआ किया है? किया मसकान बेटी से झगड़ा हुआ है? इस मर्तबा दानियल ने नफी में सर हिलाया और बमुश्किल बोला, अम्मी जान, मेरी मशी को किसी ने अगवा कर लिया है। किया? मगर कैसे? वो कल सुबह घर से निकली, जरूर यहाँ आ रही होगी, और किसी ने इसे अगवा कर लिया। अब अगवाकार 10 करोड़ रुपए मांग रहा है। हाय ओ मेरे रुबा पत्थर, इतनी रकम हम कहाँ से लाएंगे? ये मुतालबा इन्होंने मशी के भाई सेठ फहीम से किया है। तो मसकान बेटी का भाई सेठ है? हाँ जी। मशी का वालिद बहुत अमीर आदमी था। तो उसके भाई ने उन बदबख्तों को क्या जवाब दिया? पता नहीं क्या हाल होगा मेरी फूल सी बच्ची का। वो 10 करोड़ देने पर तैयार हो गया है अम्मी, और अब वो डाकुओं के फोन का इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त वो इन्हें रकम लाने का बताते हैं। रकम के बजाय जूते पड़ने चाहिए इन बदबख्तों के सर पर। आयशा इन्हीं कोसने लगी, माँ जी, इस तरह वो मशी को कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये मोई पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ती? सामने थोड़ी आते हैं ये बदबख्त, छुपे होते हैं। जो पकड़ा जाता है अपने अंजाम को पहुंचता है मुंजी। और आयशा समझने वाले अंदाज में सर हिलाने लगी। कामी साहब, इंस्पेक्टर असलम और अब्दुल्ला दोनों खुफिया पुलिस के आदमी हैं और आप तक वही रकम पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी उनके कुछ बंदे तुम लोगों पर नजर रखे हुए होंगे। हमाद ने कॉल करके कामी खंजर को तफसीली आगाही दी। मैं जानता हूँ हमाद, ये सेठ इतनी आसानी से रकम की अदाई नहीं करते। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, कल तक तुम्हें अपनी बीवी की लाश मिल जाएगी। गो टुकड़ों में बुट्टी होगी, मगर तुमने दफनाना ही है ना? ठीक, बकिया रकम के लिए कोई आदमी भेज देना, या मैं खुद पहुंचा दूंगा। वो रकम 321 होटल के मैनेजर को दे देना, समझो मुझे मिल गई। ठीक है जनाब, और बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद खुशी से चहका। दौलत व इज्जत इससे चंद कदम ही दूर थी। नहीं, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। यकीन करो इतनी भरपूर लड़की जिंदगी में नहीं मिली। दिल ही नहीं कर रहा उसे मारने को। अगर तमधारा मामला ना होता तो मैं उसे मुस्तकिल पास रख लेता। अगर इसकी मौत जरूरी ना होती तो मेरी बल्ला से वो सारी जिंदगी तमधारी आगोश में पड़ी रहती। अच्छा कोई बात नहीं यार, आज का दिन और रात ही काफी है मेरे लिए। क्यों रात मेहमान नवाजी दी थी? हमाद घटियापन से बोला। नहीं यार, रात भी इसकी नियत में गुजरी है, बस उछलती कौदती ज्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, मर्द को तो असल मजा भी उसी उछल कूद में आता है। ओके, कोई नई बात हुई तो मैं तुम्हें मैसेज या कॉल करके मतला कर दूंगा। गुड बाय, कहकर कामी ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। हमाद उस वक्त सेठ फहीम के घर आया हुआ था। ये सारी तफसील उसने कोठी के बाग में जाकर कामी को बताई थी। यहाँ वो टहलने के बहाने निकला था। दोनों इंस्पेक्टर सेठ फहीम से रकम का ब्रीफकेस लेकर चले गए थे। उनकी तमाम गुफ्तगू के दौरान हमाद उनके पास ही बैठा रहा था। सेठ वसीम ने भी अपने 2-3 दोस्तों को बुलाया हुआ था। जब वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो सेठ वसीम का एक दोस्त वहां पहुंचा हुआ था। रस्मी तारुफ के बाद हमाद को पता चला कि उसका ताल्लुक किसी खुफिया एजेंसी से है, और इसका नाम अहमद है। हमाद का दिल बेतरह धड़कने लगा। इन एजेंसी वालों से कोई बैद नहीं था। वो किसी एक नंबर से कॉल करता है या नंबर बदल बदल कर कॉल करता है। अहमद वसीम की तरफ मुतवज्जह था। वसीम के बजाय फहीम ने जवाब दिया, वो हमारी बहन का सील फोन इस्तेमाल कर रहा है। दोनों मर्तबा उसी से कॉल रिसीव हुई है। मुझे नंबर लिखवाओ। इसने अपना मोबाइल निकालकर पूछा। फहीम ने मसकान का नंबर दोहरा दिया। नंबर नोट करके अहमद किसी को कॉल करने लगा। एक नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन ट्रेस करो।
मुख्तसर सा पैगाम देकर वो दोबारा फ़हीम की तरफ मुतवज्जह होकर मुख्तलिफ सवाल पूछने लगा। हमाद के लिए वहाँ बैठना दो भर हो रहा था। चंद लम्हों के बाद वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से उठ गया। वॉशरूम में घुसते ही उसने सरत से कामी खंजर को मैसेज लिखा। मसकान का सेल फोन इस्तेमाल ना करना, नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। इन्होंने खुफिया एजेंसी का एक बंदा बलवा लिया है, एहतियात करो। मैसेज भेजकर उसने मैसेज को अपने सेल फोन के सेंट बॉक्स से मिटाया और हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर निकल आया। मुलाजिम चाय की ट्राली धकेल कर अंदर ला रहा था। हमाद को कामी की तरफ से ओके थैंक्स का मैसेज मौसूल हुआ और इसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। चाय पीकर अहमद ने कुछ ज़रूरी तफसीलात फ़हीम से पूछीं, चंद सवालात हमाद से पूछे और इजाज़त लेकर चला गया। अगवाकार ने 4 बजे का वक्त दिया था और वो खुद भी बनफ्स नफीस वहाँ हाजिर रहना चाहता था। उसके जाने के बाद भी वो तीनों परेशान सूरतें लिए वहीं बैठे रहे। खासकर हमाद ने तो बिल्कुल रोने की सी सूरत बनाई हुई थी। इसे देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि असल मुजरिम वही है। सिवा 4 बजे इन्हें इंस्पेक्टर अब्दुल्लाह की कॉल मौसूल हुई कि अभी तक अगवाकार ने उनसे बात नहीं की थी। 4:30 बजे फ़हीम को PTCL नंबर से कॉल आई। उसने बेसब्री से कॉल अटेंड की। सेठ साहब, बताया था ना, चालाकी से काम नहीं चलेगा। ये खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर तूने बहन की बारात में शामिल होने के लिए भेजा है। फ़हीम ने बड़ी मुश्किल से गुस्सा कंट्रोल किया। वो आदमी तुम तक रकम पहुंचाने के लिए भेजा है। खुदा जाते, ताकि बहन के साथ में भी तमधारी कैद में चला जाता। बहरहाल तमधारी ये गलती नाकाबिल माफ़ी है। इसने राब्ता मुनक़ते कर दिया और फ़हीम परेशानी के आलम में उसे आवाज़ें देता रहा गया। किया हवा भैया, हमाद ने रो देने वाले लहजे में पूछा। इसे पता चल गया है कि हमने खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर को पैसे देकर इसके पास भेजा है। सेठ फ़हीम की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी। अगवाकार के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसने सेठ फ़हीम जैसे आदमी को भी लर्जा दिया था। भैया, मैंने कहा था ना, ऐसा ना करें। हमाद ने रुमाल निकालकर आंखों पर रख लिया। अब इस बात से वो वाकिफ नहीं थे कि इसने रुमाल पहले से ग्लिसरीन में भिगोया हुआ है। इसकी आंखों से बिल आंसू बहने लगे। वसीम और फ़हीम की आंखें भी नम हो गई थीं। भाई साहब, आगे जुलूस आ रहा है। अगर आप वापस मुड़ जाएं तो बेहतर होगा, पुलिस सिपाही ने नई BMW के ड्राइवर को बताया। उसी लम्हे इसकी नज़र उक़बा निशस्त पर पड़ी। सियाह गाउन पहने एक लड़की सीट से टेक लगाए बैठी थी। इसके चेहरे से नकाब हटा हुआ था। सोते हुए वो जन्नत की हूर दिखाई दे रही थी। सिपाही बमुश्किल ही इसके मली चेहरे से नजरें हटा पाया था। नहीं जनाब, मैंने उसी तरफ से जाना है। बेबी की तबीयत ठीक नहीं है और इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर जरा भी देर हो गई तो कमिश्नर साहब मेरी चमड़ी अधेड़ देंगे। कमिश्नर साहब, पुलिस सिपाही ने थूक निगलते हुए कहा। सर, मैं तो आपके फायदे के लिए कह रहा था। अगर आप उसी तरफ से जाना चाहते हैं तो बस अद शौक जा सकते हैं। ड्राइवर सर के इशारे से उसका शुक्रिया अदा करता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि पुलिस सिपाही बदसरी कार को हाथ देकर रोकने लगा। इस नाके से आगे बढ़ जाने वाली वो वाहिद गाड़ी थी। जब वो कार जुलूस के करीब पहुंची उस वक्त जुलूस एक बड़े मैदान में दाखिल हो रहा था। वहाँ शामियाने और कुनाती पहले से लगी हुई थीं। ड्राइवर ने कार इस रास्ते के किनारे रोक दी जहाँ से जुलूस ने मैदान में दाखिल होना था। जब तक जुलूस गुजर ना जाता इसका आगे बढ़ना मुश्किल था। जुलूस के गुजरने का इंतजार करने के लिए वो कार से बाहर निकला और मोबाइल फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। बस सर, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हम जुलूस में फंस गए हैं। बातें करता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता कार से दूर हटने लगा। शरकाए जुलूस अपनी नाराबाजी में मशगूल थे। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और फिर कार से करीबन 100 गज की दूरी पर आने के बाद उसने ओके सैफ कहते हुए राब्ता मुनक़ते कर दिया और जुलूस के साथ शामिल होकर इसका हिस्सा बन गया। इसके बाद वो मजीद चंद गुजर सका होगा कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। वो इत्मीनान से वहां से दूर हटने लगा। कार हजारों टुकड़ों में तब्दील होकर बिखर गई थी। उसके करीब से गुजरने वाले कई अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। जख्मियों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। लोग खौफजदा होकर इस जगह से दूर हटते जा रहे थे। कुछ हमदर्द दिल रखने वाले जख्मियों को संभालने लग गए थे। वो उन सब से बेनियाज एक मखसूस सिमत में चलता रहा। जल्द ही वो इस इलाके से निकल आया था। मोबाइल फोन निकालकर वो कामी खंजर को कामयाबी की इत्तिला देने लगा। सेठ फ़हीम उस वक्त अफसरदा सा अपने बेडरूम में लेटा था।
उसकी बीवी फहमीदा इसका सर दबा रही थी। अगवा कुनिंदा की कॉल इसके बाद नहीं आई थी। इसे सख्त परेशानी लाहक थी। मसकान उसे बहन के बजाय बेटी की तरह अजीज थी। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो बदबख्त पुलिस वालों को इस आसानी से पहचान जाएगा। खुद इंस्पेक्टर अब्दुल्लाह और असलम भी सख्त हैरान थे कि इस तक ये बात किसने पहुंचाई है। वो इन्हें सोचों में सरगर्दन था कि अचानक मोबाइल फ़ोन की घंटी ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया। नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। सेठ साहब, अगर टेलीविज़न नज़दीक है तो खोलकर ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लो, बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है। इसने अगू अलिफ कुनिंदा की मकरू आवाज़ बड़ी आसानी से पहचान ली थी। कुक, कैसी खबर? सेठ फ़हीम हवास बाख्ता होने लगा था। किसी जुलूस में धमाका हवा है। धमाका खेज़ मवाद एक नई BMW में फिट किया गया था। कार का नंबर MS 2020 है। और हम काले गांव नून में मलबूस एक जवान लड़की की लाशकी के टुकड़े भी मिले हैं, जिसने कानों में हीरे के टापस और गले में सोने का लाकट पहना था। बेचारी को इज्तिमाई ज़ियादती का शिकार भी बनाया गया था। वैसे आप तो सोचेंगे ना, सेठ साहब, कि इतने कीमती टापस और लाकट इसके पास छोड़ना मेरी बेवकूफ़ी थी। धमाके में ये चीज़ें खराब हो गई हूँ नुनगुन्नागी। बखुदा मैंने भी यही सोचकर उतार ली थी। अगर आपको चाहिए हम तो मिल सकती हैं। आखिर बहन की निशानी तो पास होनी चाहिए ना। बस इसके बदले 1 करोड़ की अदाई कर दी जाएगा। कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। मैं मगर इसकी बात पूरी होने से पहले उसने कहा लगा के कॉल मुनक़ते कर दी। सेठ फ़हीम ने मोबाइल फ़ोन दीवार पर खींच मारा। फहमीदा भी परेशान होकर रोने लगी थी। सेठ फ़हीम मुतहश सा उठकर नंगे पाँव नुनगुन्ना भागता हुआ टेलीविज़न की तरफ बढ़ा। टेलीविज़न पर बड़े जोर व शोर से धमाके की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। मरने वालों की तादाद 25-30 तक पहुंच गई थी, जबकि जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा थी। न्यूज़कास्टर बता रही थी कि धमाका एक क्रीम कलर की नई BMW में हुआ था। एनी शाहिदीन का ये भी कहना था कि कार की उक़बा निशस्त पर एक लड़की काले गांव नून में मलबूस मौजूद थी। न्यूज़कास्टर जाने और भी किया बताती रही, मगर सेठ फ़हीम टेलीविज़न के सामने से हट गया। फहमीदा वसीम को बल्ला लाई थी। हमाद भी अभी तक वहीं मौजूद था, वो भी वसीम के साथ भागा चला आया था। भाई किया हवा, भाभी बता रही हैं कोई बुरी खबर है। वसीम, मसकान, ये कहते ही सेठ फ़हीम रो दिया। भैया, मैं समझा नहीं। वसीम का दिल भी बेतरह धड़कने लगा था। फ़हीम ने टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ इशारा किया। हम तो किया हवा, धमाके की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है ना। ये कोई नई बात तो नहीं। ये धमाका मसकान की कार में हवा है। फ़हीम ने नम आँखों से फ़िक्रा पूरा किया। नहीं। हमाद जोर से चीख मारते हुए धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। वसीम जल्दी से बैठकर उसे संभालने लगा। फहमीदा भी इसके बोट खोलकर पाँव नुनगुन्ना की मालिश करने लगी थी। फ़हीम अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ फ़ोन का रिसीवर उठाकर फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। इसके बाद उसने पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को फ़ोन करके धमाके में इस्तेमाल होने वाली बहन की कार के बारे मुख्तसर सा ब्रीफ किया और फ़ोन बंद कर दिया। वो खुद को इस हादसे का जिम्मेदार समझ रहा था। खासकर उसे हमाद का सामना करने के ख्याल से परेशानी हो रही थी, जो आखिर तक यही पीटता रहा था कि इन्हें तावान की रकम अदा कर देना चाहिए। जारी है।